नमस्कार विद्यार्थियों। आज शांति शिक्षा सतत विकास में 7वीं यूनिट हिंसा के मोर्चे पर हम आप बात करेंगे। हिंसा के मोर्चे से तात्पर्य कि हिंसा के वे क्षेत्र, वह एरियाज जिनके माध्यम से हिंसा पाई जाती है, या मोर्चे से तात्पर्य यहाँ ये भी है कि क्षेत्र की वो सीमा जहाँ तक कोई कार्य किया जा सकता है। पहले क्या था, जब मानव शिक्षित नहीं था, उसके पास एक स्पष्ट भाषा नहीं थी, विकसित भाषा नहीं थी, तब मानव सिर्फ और सिर्फ शारीरिक हिंसा ही करता था। जैसे कि किसी को मारना, पीटना, बलात्कार करना, चोट पहुंचाना, जान ले लेना, इस तरह के काम तो होते थे आदिम समाज में भी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, इसकी बुद्धि विकसित हुई, वैसे वैसे इसने हिंसा के नए नए क्षेत्र भी डेवलप किए। तरह तरह की हिंसाएं इसने अपने दिमाग से क्रिएट की और उनका एप्लीकेशन समाज में किया। आज हम उन्हीं में से मुख्य 7 क्षेत्रों में हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वीडियो सुन लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा लिखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्षेत्र है आपके सिलेबस से जाति, दूसरा लिंग जेंडर, तीसरा भेदभाव, चौथा भ्रष्टाचार, पांचवा सांप्रदायिकता, छठा विज्ञापन और सातवां गरीबी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंसा के मोर्चे में जाति पर। जाति भारतवर्ष की एक अपनी तरह की नई खोज है, या कि ये आविष्कार है, एक अनूठा आविष्कार है। और यह बंद व्यवस्था है कि इंसान अमीर से गरीब हो सकता है, गरीब से अमीर हो सकता है, लेकिन जाति की जो व्यवस्था है वह एक फ्रोजन क्लास है, जमा हुआ वर्ग। उसमें कोई फ्लूइडिटी नहीं, उसमें कोई बदलाहट नहीं, उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। फरीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि जो जाति पात नहीं मानता है उसकी भी जाति है। तो भारतीय समाज में जाति एक बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है, और ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया के किसी देश में नहीं है। इसके पीछे बड़ी ही चतुराई से, चालाकी से मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की गई कि आपने गलत कर्म किए, इसलिए आपको इस जाति में जन्म लिया। अब इस जन्म में अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में आपको अच्छी जाति में, ऊंची जाति में जन्म मिलेगा। ये सिलसिला चलता रहा और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, इसका कोई बदलाहट नहीं है, क्योंकि जो पुराने जन्म में गलत कर्म करने की बात कही उसका कोई सबूत नहीं है। अर्थात ये बड़ी ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक योजना है, जिसके माध्यम से जाति की व्यवस्था को बल दिया गया और समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, लगभग इतने बड़े हिस्से को जाति के नाम पर पढ़ने लिखने से, व्यापार करने से, कुछ नया सीखने से, क्रिएटिव करने से बाउंड किया गया। और एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा हमारे पास इतिहास में है, जो कि जाति की वजह से ही उसके साथ ऐसा अन्याय किया गया। तो इस तरह के तमाम उदाहरणों से भारतीय संदर्भ भरा पड़ा है। लेकिन जो हिंसा एकलव्य के साथ हुई वह भी जाति आधारित हिंसा थी। तो इस तरह के प्रकरणों को आज भी हम देख सकते हैं।
समुदाय के बहुत से लोगों के द्वारा सिर्फ सामने वाले से जाति के वजह से उसके साथ हिंसक व्यवहार किया गया। इस आधार पर किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है तो वह हिंसा के मोर्चे में जाति आधारित हिंसा में आएगी। अगला है हमारे पास मोर्चा लिंग। इसके तो कहना ही क्या है। हमारे भारतवर्ष में महिलाएं जिंदा जलाई जाती रहीं, सती प्रथा जिसे कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर विधवा महिलाएं समाज में रहेंगी तो इससे जो पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं, वह बदचलन हो जाएंगे, वह बिगड़ जाएंगे और ये महिलाएं समाज में एक अनैतिकता का वास कर देंगी, मतलब समाज को गंदा कर देंगी। विधवा महिलाएं जो हैं वे समाज को गंदा कर देंगी। इसलिए अच्छी व्यवस्था यही है कि इन्हें पति के साथ, जो मर गया है पति, उसी के साथ जिंदा जला दिया जाए। ये कहाँ हुआ? ये भारतवर्ष में हुआ और 1835 में राजा राम मोहन राय के प्रयास और विलियम बेंटिक के कानून से इसका अंत हुआ इसी भारत में। तो इस तरह की कई हिंसाएं लिंग के आधार पर, बच्चियों को ना पढ़ने भेजना या लड़कियों का पढ़ने पढ़ाने का माहौल सहज ना होना, आने जाने में उन्हें तकलीफ़ होना, ट्रेन बस में उन्हें अनुचित व्यवहार से रूबरू होना। हमारे यहाँ की एक लेक्चर अपने घर जाते हुए एक बार बस में उन्हें भी असुविधा का सामना करना पड़ा। यहाँ से देर हो गई तो उन्हें असुविधा हुई, तो फिर आगे से उन्हें हमेशा जल्दी ही छोड़ा गया। तो इस तरह की हिंसा, जब लिंग आधारित हिंसाएं हैं, ये भी हिंसा का एक मोर्चा है कि हिंसा करने वाले को उसकी जाति नहीं पता है, उसका क्षेत्र नहीं पता है, लेकिन वह महिला है, इस नाते उसके साथ हिंसक व्यवहार किया जाएगा। या कई महिलाओं में एक पुरुष फंस जाए तो उसके साथ इस नाते व्यवहार किया जाएगा। हिंसक ये पुरुष है, उसका आधार कोई भी हो सकता है पुरुषों के प्रति महिलाओं की कोई बुराई ही हो, कोई पूर्वाग्रह ही हो। इस नाते उसके साथ अगर पुरुष के साथ भी अनुचित व्यवहार किया जाता है तो यह भी लिंग आधारित हिंसा ही कहलाएगी। और लिंग आधारित हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होती, ये पुरुषों के साथ भी होती है। भेदभाव के कई प्रकार हो सकते हैं। संविधान में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा, संस्कृति, रंग, नस्ल, किसी भी आधार पर, लंबाई, चौड़ाई, किसी पढ़ाई लिखाई, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो ये हिंसा का ही एक रूप होगा। भ्रष्टाचार, अगला भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को मुख्य रूप से जब भी हमारे सामने ये शब्द आता है तो इसमें आर्थिक भ्रष्टाचार ही हमारे सामने नोट डाउन किया जाता है, चर्चा की जाती है कि आर्थिक भ्रष्टाचार है, जबकि ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है। आर्थिक भ्रष्टाचार मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के भ्रष्टाचार समाज में होते हैं, वो भी भ्रष्टाचार ही हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो चर्चा की गई है वह भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने वाला भ्रष्टाचार है। और रिश्वत बहुत से लोग लेने के शौकीन हैं तो कुछ लोग देने के भी शौकीन हैं कि थोड़ा ले दे लीजिए, हमारा काम बढ़िया से हो जाए, हमारा काम जल्दी हो जाए, समय बहुत कम है लोगों के पास। तो ये भी भ्रष्टाचार को दोनों तरफ से बढ़ावा मिलता है। और कई जगहों पर भ्रष्टाचार संस्थागत रूप से होता है, फिक्स है कि इतना इतना भ्रष्टाचार, आपको इतना इतना रुपया किसी काम के लिए देना ही पड़ेगा। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन अगर 2-3 महीने रुक गया और फिर बाद में निकला तो क्लर्कल स्टाफ के द्वारा ये मांग की जाती है कि हमारा वेतन में कुछ % हमें भी मिले। मिठाई के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कई विभागों में, एक विभागों में नहीं, कई विभागों में अगर कम कहीं पर है तो मैं कहता हूँ कि बेसिक शिक्षा में ही कम है, एजुकेशन में ही कम है, वरना हर विभाग में उसकी ज़्यादा ही लेवल मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। वो चाहे पुलिस विभाग हो, वो चाहे तहसील कचहरी हो, हाँ बैंक वगैरह में कम है, लेकिन जब लोन वगैरह आप लेते हो तो वहाँ भी यही स्थिति है, कुछ ना कुछ % खाने खिलाने पिलाने के नाम पर होता है। तो कभी कभी पूरा पैसा दे के ही लोग सर्विस पाते हैं, तो ये भी वही उसी भ्रष्टाचार का रूप है। जब पूरी सर्विस दे के आदमी पैसा दे के नौकरी पाया है
तब नौकर बनने के लिए पैसा देना पड़ रहा है देखिए। तो तब उसके लिए तब वो आदमी कितनी मेहनत से काम करेगा और ख़ुद को भी तनाव से घेर लेगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा 20-20 लाख रुपया दे के लोग टीजीटी वगैरह में सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने ये मान के दे दिया कि चलो हम समझेंगे 2-3 साल हमने फ्री में नौकरी की। तो ये सोच के दिया है लोगों ने पैसा और लोग काम कर रहे हैं। अगला है विज्ञापन। विज्ञापन मुख्य रूप से किसी चीज़ का, प्रोडक्ट का, विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए होता है। लेकिन जब इन्हीं विज्ञापनों में कुछ हिंसक दृश्य दिखाए जाते हैं और उसका प्रभाव समाज में युवाओं पर, बच्चों पर पड़ता है, तो ये हिंसा का रूप ले लेता है। जैसे कि कई स्टंट टाइप के होते हैं। बाइक का ऐड है कि हुडी बाबा हुडी बाबा हुडी बाबा हु, तो बाइक चल रही है, पत्थरों पे चल रही है, जूता पहन लिया है, बढ़िया जूता है, छलांग मार रहे हैं पहाड़ों पर। हमने आपने कभी जूता पहन के पहाड़ों में छलांग मारी? नहीं, जूता पहन के छलांग मार रहे हैं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो कुछ ऐड ऐसे हैं कि हो सकता है उससे हमारे युवा, बच्चे, किशोर प्रभावित हो जाएं, वो भी ऐसा ही कुछ करने लगें। तो इस तरह के विज्ञापन हिंसक विज्ञापन कहलाते हैं। गरीबी, इसका तो कहना ही क्या है। सारी हिंसाओं का अगर कोई मूल कारण है तो वह यही है। भाई जैसे व्यक्ति अमीर है, खूब पैसे वाला है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा है, आगे जब चलता है तो लाव लश्कर चलता है, यानी कई गाड़ियाँ उसके साथ चलती हैं, वो चाहे किसी जाति का हो। अब मैं ऊपर के जो 6 बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। वो चाहे किसी जाति का हो, उसके साथ कोई हिंसक व्यवहार नहीं करेगा, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, हालत ख़राब रहेगी जाति की। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए तो मायावती ही हैं, अनुसूचित जाति से हैं, उनके साथ कोई हिंसा कर पाएगा? वो सत्ता में रहें या ना रहें, अच्छे अच्छे पानी पानी रहते हैं। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है। जाति के आधार पर हिंसा होती है, लेकिन जब वही जाति वाला अमीर है, बड़ा अफसर है, बड़ा नेता है, तो उससे कोई नहीं आसपास भटकता है। वैसे ही लिंग के आधार पर मायावती महिला हैं, लेकिन उनसे किसी प्रकार का कोई हिंसा करने की हिम्मत है ही नहीं, ना जाति के आधार पर, ना जेंडर के आधार पर। अगला है भेदभाव भी कोई उनसे नहीं कर सकता। हिम्मत क्या है? भ्रष्टाचार, उनके साथ कौन भ्रष्टाचार करेगा? अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए 1000-2000 भी कुछ नहीं है। तो इससे आगे सांप्रदायिकता बिंदु शायद छूट गया। सांप्रदायिकता से तात्पर्य है कि सांप्रदायिकता से मतलब है कि धर्म आधारित हिंसा, कि सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया। अब जैसे बकरीद आ रही है तो मैं न्यूज़पेपर्स में देख रहा था कि पुलिस के द्वारा कमेटियों से बात की जा रही है, पीस कमेटी से बात की जा रही है कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण मनाइए। दिवाली आती है तब भी, होली आती है तब भी लोगों के, समाज के बड़े लोगों से बात की जाती है। तो इस तरह से भी कि संप्रदायों में आपस में सौहार्द बना रहे, मतों में सौहार्द बना रहे, लोगों के बीच में संप्रदाय के आधार पर हिंसा ना हो। तो इस तरह से भी हिंसा के रूप हैं और ये हिंसा के मोर्चे हैं जिनके नाम पर हिंसा होने लगती है। इससे आगे हम और थोड़ा सा देखें तो हिंसा के एक और तरह की हिंसा हम तो अब देख रहे हैं, जो कि इसमें नहीं दिखाई गई है, ना जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, गरीबी। एक और इस तरह की एक नई तरह की हिंसा समाज में व्याप्त हो रही है, चुनावी हिंसा। और न जाने चुनाव में, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, सिर्फ चुनावी रंजिश में कई लोग चुनाव में या चुनाव के बाद, जीत हार के बाद मारे जाते हैं। तो ये भी एक हिंसा है। और इसके अलावा एक और हिंसा अब आ रही है धीरे धीरे, उसे कह सकते हैं आप डिजिटली हिंसा। डिजिटल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उनका शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई तरह की हिंसा है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 7 प्रकार की हैं: जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, गरीबी। ये 7 प्रकार की हिंसाएं आप देखें। और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ज़्यादा इसमें बताएं, क्योंकि मैंने इसका भी PDF बनाया है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ही लिखे हैं। तो आप अपना इसमें वीडियो को ही सुनना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली क्लास में मिलते हैं, जो उसकी है हिंसा के खतरा। हिंसा के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हम उस पर अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।